तो अपना लोग पढ़ चुके हैं कि जो W होता है वो F.ds होता है। वैसे ये ds किसका लेते हैं हम लोग, तो ध्यान रखना है कि अपने को लेना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में हम लोग ये कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक रिंग को काट के अगर हम लोग ऐसा हिंज बना दे और ये रेडियस r है, ये रेडियस भी r है, और यहाँ से अपना लोग फोर्स लगा के इसको ऊपर लेके जा रहे हैं धीरे धीरे, तो एक टाइम आएगा जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कहता है बताओ कि भाई इस प्रोसेस में F ने कितना वर्क परफॉर्म किया है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अब जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इधर है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इधर है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो जो कि हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो डिस्प्लेसमेंट अपने को लेना किसका है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। तो वर्क डन बाय द फोर्स F जो होगा वो हो जाएगा F इंटू 2R। ठीक है, ये छोटी सी बात समझाना था आपको। बाकी वेरिएबल फोर्स आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल फोर्स में अगर कोई वेरिएबल फोर्स आ गया तो वेरिएबल फोर्स अपने लोग याद करो, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क डन निकालते थे dw, और फिर हम उसको इंटीग्रेट करते थे। लेकिन मैंने एक बात बताया था, याद करो कि फोर्स अगर वैरी करने लगे लीनियरली, जैसे F इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो आप यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जैसे F की वैल्यू ax प्लस बी है और आपको कहता है कि बताओ एक बॉडी को अपने को ना x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l लेके जाना है, इस प्रोसेस में वर्क कितना होगा। तो एक तो मेथड ये कहता है कि भाई वर्क डन निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर लें और लिमिट डाल दे 0 से l, तो ये अपना हो जाएगा al स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा अपना bl। एक उपाय ये हो सकता है कि आप f एवरेज ले लें, x को 0 डाल के फोर्स निकाल ले तो वो b आया, x को l डाल के फोर्स निकाल ले तो ये आ जाएगा al प्लस b और डिवाइड बाई 2 कर दे तो एवरेज निकल आया। एवरेज आ गया b प्लस al बाई 2। अब फोर्स को कांस्टेंट मानते हुए, डिस्प्लेसमेंट को l मानते हुए वर्क डन लिख दो तो आ जाएगा, देख लो, al स्क्वायर बाई 2 प्लस b। लेकिन हाँ, ये मेथड तभी तक वैलिड रहेगा तो, और यहाँ ये मेथड तभी तक वैलिड रहेगा जब फोर्स की वैल्यू लीनियरली वैरी कर रही होगी। दूसरा बात, अभी कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि अगर x की वैल्यू t³/3 है और बॉडी का मास 2 kg है, तो याद करो हमने एक आपको बताया था, कैलकुलेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बिटवीन t इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड। तो उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका हमने भी हाल फिलहाल सीखा था, याद करो v निकाल लिए थे हम, तो v आ गया था t², फिर हम a निकाल लिए थे तो आ गया था 2t, फिर हमने नेट फोर्स निकाल लिया था तो आ गया था 4t। और वर्क डन जब करेंगे तो वर्क डन आएगा F इंटू डी ए, लेकिन F t के टर्म में है और x के फंक्शन में dx है। तो उसके लिए तरीका हम बताए थे कि आप 4t लिखो और dx को लिख दो, चूंकि वेलोसिटी ये है तो ये dx बाई dt भी होगा, तो dx को लिख दो t² इंटू dt और इसको कर दो इंटीग्रेट, लिमिट डाल दो फ्रॉम 2 to 4, तो ये अपने वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, इसका एक तरीका और भी हो सकता है, अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम पता है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी भी सिस्टम पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हो
चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, सारे फोर्सेस मिलके जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। यानी डब्ल्यू टोटल चाहिए तो आप डेल्टा के निकाल लो तो बात बन जाएगा। यानी हाफ एम एम की जगह डाल दो 2 और वी फाइनल का स्क्वायर, तो यहीं से देख लो 4 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी हो जाना है 16, उसका फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। वैसे 2 सेकंड के एंड पे हो जाएगा 4, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 20 इंटू 12, काट दो, यानी 240 जूल आ जाएगा। तो हम दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। वर्क डन में मैंने बताया था, याद करो 2-3 तरीका, कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो ये पेंडुलम है, इस बॉडी को उठा के अब यहां से यहां ले गए, उस पे एक फोर्स इधर लग रहा है F1, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है उस पे हमेशा अलोंग द टेंजेंट, हमेशा, ठीक है, हमेशा अलोंग द टेंजेंट, वो भी F2। ये एंगल है थीटा, लेंथ को L मान लेते हैं। एक फोर्स हमेशा नीचे लग रहा है F3, और एक है टेंशन। तो कैलकुलेट वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F3 एंड वर्क डन बाय टेंशन। फटाफट लेके दिखाओ जरा। जल्दी जल्दी बताओ क्या आ रहा है। फटाफट जरा फाइंड करो। तो F1 का फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल लग रहा है लगातार, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। तो याद करो हम कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन बताए थे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि L sin थीटा होगा। F2 को देखो, F2 लगातार अलोंग द टेंजेंट लग रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो आप एक छोटा सा रीजन पकड़ो,
समझ में आ रहा है कि फोर्स अलोंग द टेंजेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द टेंजेंट ही है, तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन होगा इतना, और इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके थीटा। इंटरेस्टिंग आंसर एफ एल थीटा आ गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एल थीटा डिस्टेंस है, मतलब यहाँ वर्क डन हो गया एफ इंटू डिस्टेंस कवर्ड। F3 को देखो, F3 साफ दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो F3 इधर है और डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो रहा है, तो F3 का जो वर्क डन आएगा वो आएगा F3 इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव में। और टेंशन का वर्क डन तो आपको पता है कि फोर्स हमेशा नॉर्मल के अलोंग है, और ये जो है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन 0 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, अगर आपको याद हो, जो कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, कि अपने को इस बॉडी को यहां से यहां लेके जाना है, और इसमें एक बड़ा खास बात था, अगर आपको याद हो, तो हम बताए थे कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, मतलब इधर। जब पेंडुलम यहां होगा तो भी इधर, जब यहां होगा तो भी इधर, यहां होगा तो भी इधर। तो बताओ तो वर्क डन कितना आएगा, जल्दी बोलो तो। एफ का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन केवल वेरी कर रहा है जो दिख रहा है आपको। कैलकुलेट करो वर्क डन की वैल्यू, इसको एल ले लो, फोर्स की वैल्यू एफ ले लो। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, इस केस में फोर्स कितना आएगा बताओ जरा, वर्क डन कितना आएगा बताओ एफ का। बताओ जरा। जल्दी बोलो। हाँ जी बताओ। तो हाँ याद करो, हम बताए थे कि इस क्वेश्चन को ये अगर सब्जेक्टिव में करा जाएगा ना तो बहुत लेंदी होता है, आओ करके देख लेते हैं वैसे सब्जेक्टिव में। अपने को इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, जब कभी ये यहाँ होगा तब की बात कर लो, और इस एंगल का नाम थीटा रख लो, ठीक है। तो फोर्स तो लग रहा है इधर, क्योंकि बोल रखा है कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। तो अब दिक्कत ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा अलोंग द टेंजेंट, मतलब इधर, ठीक है। अब दिक्कत है कि अपने को ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा पहले तो। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा, चलो वही आर डी थीटा ही हो जाएगा, लेकिन एंगल चाहिए होगा अपने को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो पहले मुझे ये वाला एंगल निकाल के बताओ तो कितना आएगा।
जल्दी बताओ कितना आएगा। अगर अपना लोग इस एंगल का नाम अल्फा कर ले तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। और ये 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा की वैल्यू हो गई कितनी बताओ जरा मुझे। 2 अल्फा की वैल्यू हो गई 90 माइनस थीटा, यानी अल्फा हो गया π/4 माइनस थीटा/2। तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा। तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन हो जाना है एफ, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डाल दो r d थीटा और cos π/4 माइनस थीटा/2 और लिमिट डाल दो, थीटा की वैल्यू हो जानी है 0 to π/2। कितना आएगा देखो जरा इसका आंसर। तो आर एफ और आर अगर कॉमन ले लो तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाना है बेसिकली साइन थीटा, यानी साइन π/4 माइनस थीटा/2। ये π/2 और 0 और थीटा जो कोएफिशिएंट है -1/2 उससे डिवाइड भी कर दो, यानी ये हो गया -2fr, यानी ये हो गया साइन 0 और ये हो गया साइन π/4, यानी -2fr और ऐसा। तो आंसर ये आ गया। तो इसको जब हम पढ़ाए थे तो हम एक शॉर्टकट तरीका आपको बताया था कि देखो भाई शॉर्टकट तरीके में इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होगा कि आप एक बाउल ले लो और बाउल में एक मास को यहाँ पे रख दो और एक रस्सी ऐसे लगा के पास ऑन करा दो। तो मेरा कहना ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि मासलेस रस्सी पे आप जो भी फोर्स लगाओगे वही उसका टेंशन बन जाएगा। तो फोर्स ऐसे दिखेगा, जब ये बॉल यहाँ आएगा तो फोर्स ऐसे दिखेगा। तो आप देख लो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। लेकिन चूंकि हमने सीखा है कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो जब ये बॉल यहाँ से यहाँ आएगा इतने टाइम में ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आगे मूव कर गया होगा r√2। तो आप देख सकते हो कि एफ भी आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो जो वर्क डन आ जाएगा एफ का वो आ जाएगा F/r/√2। तो ये हमारा एकदम ट्रिकी तरीका हो गया। अरे बात समझे क्या सन्नाटो। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ग्राफ याद होगा। ये एफ और एक्स का ग्राफ है। ये मान लो कि अपना -3 है, ये अपना -2 है, ये अपना 0 है, ये अपना 1 है, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है, ये अपना 4 है। ये वाला अपने को दे दिया है -10। चलो शुरू हो जाओ। कैलकुलेट वर्क डन।
कितना आएगा देखो। जल्दी बताओ कितना आ रहा वर्क डन। 70। देखो ये वाला 10, ये वाला 1, तो ये वाला 3, तो ये वाला 30। अब ये 30, ये 1, ये 30, तो ये भी 30, यानी -30। बस शुरू हो जाओ फिर तो। एरिया, ये वाला एरिया कितना आ गया? 1/2 इंटू 1 इंटू 10। नेगेटिव साइड में मतलब नेगेटिव में ही आने वाला है, तो -5 जूल आ गया। ये वाला पूरा एक साथ देख लेते हैं। तो ट्रेपेजियम बन रहा है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये 2 और ये 3, यानी 5 हो गया। और सम करेंगे तो दो, एक और आ गया, इंटू 30 कर देते हैं, यानी कि 90 आ गया। फिर ये वाला भी देखना पड़ेगा, तो ये वाला आएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 30, यानी कि 15 हो गया, यानी माइनस में, यानी टोटल 70 जूल आ गया। अरे हाँ या ना? मैंने एक बच्चे का है, बाकी एकदम सन्नाटे में चले गए हैं। बताओ अब ये सब भी नहीं हो रहा तुम लोगों से फटाफट। चल जल्दी ये करके दिखा इस बार। लिफ्ट है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड के ऊपर एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, एंगल थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, लेकिन दिया हुआ है tan थीटा इज लेस देन म्यू। कैलकुलेट करें। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलो चालू हो जाओ। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी।
हाँ जी, फटाफट बताओ क्या आ रहा है। हाँ जी, क्या है बताओ। अब रिस्पॉन्ड नहीं करते हो ना, ये तो बड़ा बेकार लगता है। फिर क्लास में क्या पढ़ाने का फायदा है। अगर प्रैक्टिस करने के लिए तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो फायदा क्या पढ़ने का फिर। हाँ जी बताओ। तो दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, क्योंकि tan थीटा लेस देन म्यू है, मतलब ब्लॉक का मूवमेंट होना नहीं है। ब्लॉक का मूवमेंट अगर नहीं होना है, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन लगेगा पीछे और वैल्यू उसकी होगी mg sin थीटा। mg का इधर वाला कंपोनेंट आया cos थीटा, नॉर्मल आएगा इधर, क्योंकि बॉडी जा रहा है इधर, टी टाइम में जाएगा v नॉट टी, तो साफ दिखने लगा है देखो। अगर फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे तो फ्रिक्शन लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है और ये अपना 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। फ्रिक्शन इधर, वी नॉट टी डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा फ्रिक्शन इंटू वी नॉट टी इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। फ्रिक्शन खुद mg साइन थीटा लाके डाल दो तो ये आ जाएगा mg साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी नॉट टी। ठीक है, अगर आता है नॉर्मल का वर्क डन, तो दिख रहा है नॉर्मल लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल जो है वो अपना थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एंगल अगर थीटा है और ये हमारा वी नॉट टी और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का वर्क डन हो जाएगा नॉर्मल इंटू वी नॉट टी इंटू कॉस थीटा। नॉर्मल की वैल्यू को लगा डाल दी mg cos थीटा इंटू इतना इंटू वी नॉट टी। ग्रेविटी का वर्क डन देखोगे तो ग्रेविटी लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो ग्रेविटी का वर्क डन आ जाएगा mg इंटू वी नॉट टी इंटू कॉस पाई, यानी आंसर आ जाएगा माइनस mg वी नॉट टी। अगर आप तीनों को जोड़ दो तो आप देखो ये और ये मिलके हो गया mg वी नॉट टी, और यहाँ माइनस mg वी नॉट टी, यानी नेट वर्क डन जीरो आ रहा है। नेट वर्क डन इसलिए जीरो आ रहा है कि सारे फोर्सेस मिलके इस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसलिए सारे फोर्सेस का मिला जुला के जो वर्क आएगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ऐसा वर्क डन हो सकता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, याद है आपको। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते थे जिनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, नॉन कंजर्वेटिव वो होते थे जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट होगा। और तरीका बताए थे चेक करने का। क्या तरीका बताए थे, याद है। डेल एफ एक्स ओवर डेल वाई
और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स अगर दोनों आपस में इक्वल आ गया मतलब द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। चलो एक काम कर लेते हैं, आ जाओ। ये वर्क डन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी हाल फिलहाल में आया हुआ है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी। हम अलग अलग रास्ते से वहां जाएंगे। एक बार ऐसे जाएंगे, एक बार ऐसे जाएंगे, एक बार ऐसे जाएंगे। हम रास्ते में वर्क डन देखना चाहते हैं। एफ की वैल्यू दी हुई है, सपोज करो 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। हर पहले तो चेक करो ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। क्योंकि कंजर्वेटिव अगर हो गया तो अच्छा है कि हमको तीनों रास्ते में वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं है। एक रास्ते में निकाल के बोलेंगे हर रास्ते में वही आएगा। बताओ जरा। गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं? अरे गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं बोलना। एकदम डल रिस्पॉन्स है तुम लोगों का। अरे चेक नहीं हो रहा क्या तुम लोगों से? तो चेक नहीं हो रहा क्या तुम लोगों से ये? अभी तरीका बताया कैसे चेक करते नहीं करते, मतलब चेक भी ना हो रहा तुम लोगों से। गुप्ता जी, आकाश, ध्रुव जी, बस एकदम पूरा निकम्मा होकर बैठा है तुम आराम से। ऐसे पढ़ाई होता है? अरे दिख रहा है ये अपना एफएक्स है। अब एफएक्स का डेरिवेटिव करना है वाई के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि एक्स को कांस्टेंट मानना है। एक्स को कांस्टेंट मानोगे तो 2x आया बाहर, डीवाई बाई डीवाई। इसका मतलब डेल एफ एक्स बाई डेल वाई की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2x। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये भी आ जाएगा 2x। तो हो गया तो कंजर्वेटिव, क्या दिक्कत है?